विद्युत धारा वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल से गाते हैं हम कब से, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं। एक हफ्ते से न्यूमेरिकल में अटके हुए हैं। किरचॉफ से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल देखा था। सेल, मेनली आपको ये सेल वाले टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे। उसमें मेन क्या है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, कैसे सेलों को जोड़ते हैं। जैसे प्रतिरोधों को पढ़ा हमने, श्रेणी क्रम में जोड़ना, समांतर क्रम में जोड़ना। संधारित्र को जोड़ा हमने श्रेणी और समांतर क्रम में, वैसे ही सेल भी जुड़ते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। बाकी सेल क्या है, सेल के प्रकार क्या है, ये आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, इसको थोड़ा एक बार देख लेंगे। सेल को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते हुए देखा है कभी? नॉर्मल टॉर्च में जो बड़ा वाला टॉर्च होता है उसमें सेल जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते होंगे? कैसे पता श्रेणी क्रम में जोड़ा? क्योंकि एक के पीछे एक, मतलब जब एक के पॉजिटिव से दूसरे का नेगेटिव, फिर दूसरे के पॉजिटिव से तीसरे का नेगेटिव जुड़ेगा तो श्रेणी क्रम कहलाएगा। और समांतर क्रम कब कहलाता है? जब सारे पॉजिटिव एक साथ और सारे नेगेटिव एक साथ जुड़ते हैं। जो बचपन में हम लोग रिमोट वाली कार वगैरह चलाते थे, कार में जो सेल लगता था वो श्रेणी क्रम में जुड़ता होगा, समांतर क्रम में? समांतर क्रम में। कार में जो सेल लगता था उसका पता नहीं कर सकते हो, क्योंकि सारे कार में तो सेम साइड से लगता नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखो कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड लग रहे हैं, दोनों सेल हो, अगर दो सेल लग रहे हैं, दोनों पॉजिटिव एक साइड है, दोनों नेगेटिव एक साथ है, तो कौन सा क्रम? समांतर क्रम। सेल क्या होता है, जल्दी से इतना टॉपिक खत्म करते हैं सेल के प्रकार तक, फिर उसके बाद मेन टॉपिक पाएंगे। सेल क्या होता है? 11th में भी था, 10th में भी है। सेल क्या होता है? ये एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है, जो रासायनिक ऊर्जा का यूज करके कौन सी ऊर्जा बनाती है? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाती है। ठीक है, तो सेल क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग कर, क्या है सेल? एक युक्ति है। युक्ति मतलब मशीन या डिवाइस, जो करती क्या है बेसिकली? केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करती है? रासायनिक ऊर्जा को ये कन्वर्ट करती है कौन सी ऊर्जा में? वैद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये होता है आपका सेल। ठीक है, सेल के प्रकार, सेल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? प्राथमिक सेल और प्राथमिक किसे मानेंगे हम? जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं। जैसे वही टॉर्च वाले सेल जो है, आजकल तो टॉर्च के सेल भी चार्ज वाले हो जाते हैं। आजकल जो खिलौने वाले कार आ रहे हैं 400-500 महंगे वाले, उसमें भी वो चार्ज हो जा रहा है मोबाइल के चार्जर से, टाइप सी चार्जर से चार्ज हो जा रहा है। तो आजकल का छोड़ो, पुराने वाले टॉर्च की बात करते हैं। ठीक है, तो पुराने वाले टॉर्च में जो सेल होता था, एक बार यूज करते थे, यूज करके खत्म। फिर 1.5 वोल्ट के सेल, या फिर अभी भी जो घड़ी में सेल आते हैं, ठीक है, वो अभी भी यूज होता है 1.5 वोल्ट के सेल। ठीक है, वो डायरेक्ट इन्वर्टर से है। क्या किसमें? जो आजकल की कारें हैं, हाँ, तो वो तो आ रही हैं, और वो सेकेंडरी सेल्स आ रही है, उसमें छोटी छोटी बैटरियां लगी रह रही हैं आजकल। ठीक है, सेल वाले चार्ज होते हैं, जो DSLR वाले सेल होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, वो अलग टाइप का होता है, वो रिचार्जेबल सेल होता है, वो द्वितीयक सेल होता है। ठीक है, और द्वितीयक सेल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी मोबाइल की बैटरी। दोबारा चार्ज कर सकते हैं हम, दोबारा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में 2-3 बार चार्ज हो जाता है कई बार। तो चाइना ने बैटरी बनाई जो 50 साल तक चलेगा। कभी सोचा है? टाइटेनियम की एक बैटरी आती है जो नॉर्मली यूज करते हैं नासा वाले अपने रोबोट को भी, अपने रोबोट के अंदर जो भी रोबोट बनाते हैं नासा वाले, टाइटेनियम की। और एक मटेरियल है, एक मिश्र धातु है, कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। हम जो बैटरी यूज करते हैं ना, वो लिथियम और पॉलीमर की बैटरी होती है, Li लिखा होगा। लिथियम बैटरी हम यूज करते हैं। ये अभी जितने भी इलेक्ट्रिक बैटरियाँ यूज हो रही है, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा वगैरह, सब में लिथियम की बैटरी यूज होती है। अगर आप मोबाइल का बैटरी निकालो, अब तो मोबाइल में बैटरी निकलता ही नहीं है, पुरानी बैटरी अगर आपने देखी उस पर Li लिखा होगा, LiPo। ठीक है, लेकिन जो नासा जैसे वैज्ञानिक, जो नासा जैसी संस्थाएं हैं जो कि रोबोट भेजना है अंतरिक्ष में, और वो चाहते हैं कि सालों साल चलता रहे। ठीक है, भले सोलर पावर से वो चल रहा है, लेकिन सोलर की जो पावर है वो कहीं तो बैटरी में स्टोर हो रही होगी,
तो टाइटेनियम की बैटरी यूज करते हैं और भी बहुत से सीजियम की बैटरी यूज करते हैं। ये बैटरियों का लाइफ टाइम होता है 100 साल, 90 साल, 120 साल, इतने सालों तक वो इतनी छोटी छोटी बैटरियां लगेगी और चलेगी। ठीक है, तो उनका लाइफ टाइम बहुत होता है, करोड़ों अरबों रुपए की होती है वो बैटरियां। चार्ज होने में टाइम, वो डायरेक्ट सोलर से चार्ज होता है ना, तो चार्ज होता है वो शायद सोलर से, या फिर एक बार उसको चार्ज कर दो वो लगातार चढ़ता रहेगा। और जो 100 साल चलेगा, जो 100 साल बैटरी चलेगा, उसको चार्ज करने की तुम्हें जरूरत क्या है? ठीक है, एक बार चार्ज कर दो, उसके बाद अपने ना दस्तावेज में लिख दो प्रॉपर्टी में कि मेरे मरने के बाद मेरे नाती का नाती इसको चार्ज करेगा। ठीक है, 100 साल बाद वो चार्ज करना है। तो प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, इससे पहले भी आ चुका है। वे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं, और जो सेल दोबारा चार्ज किए जा सकते हैं, रिचार्जेबल होते हैं, उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। फिर नीचे क्या है? सेलों का संयोजन। एक के पीछे दूसरा सेल को हम दो टाइप से जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें पहला हेडिंग डाल दो, आप लिखने वाला काम ये कर लो, सेलों का संयोजन हेडिंग, और सेलों के संयोजन में नंबर 1 हेडिंग डालो, श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों के संयोजन में नंबर 1 हेडिंग, श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखो इस डायग्राम में जो हमने आगे बनाया है, हमने इधर एक सर्किट बनाया है। इस सर्किट में हमने बहुत सारे सेल आपस में जोड़े हैं, और हमें नहीं पता, अभी तो आप गिन लोगे कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी हैं, बट सपोज करो हमें पता ही नहीं है कि इसमें कितने सेल है, n टाइम्स ऑफ सेल हैं। तो इस ये जो पार्ट है इसको मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ जानबूझकर, डॉट 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 करके। आप डायग्राम बनाओगे तो अच्छे से बनाना, ये वाला जो पार्ट है डॉट डॉट करके दिखाना। डॉट डॉट का मतलब है कि इसके बीच में बहुत सारे सेल हो सकते हैं, हमें नहीं पता। और लास्ट में जो सेल है वो nth टर्म का सेल है, nवां सेल है ये सेल, पहला वाला सेल है। तो सेल का विभव क्या हो सकता है? सेल के विभव को किस चीज से दिखाते हैं? E1, E2, E3, E4, और करते करते E डॉट 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 करते करते कहां तक पहुंच गया? n नंबर का सेल है, तो ये हो गया En। सपोज प्रत्येक सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को किस चीज से दिखाते हैं? R1, R से दिखाते हैं ना, तो बहुत सारे, तो R1, R2, R3, R4, और n नंबर के सेल का आंतरिक प्रतिरोध मान लो क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। फिर इस पूरे परिपथ का भी अपना एक प्रतिरोध। आखिरकार सेल यूज कर रहे हो तो कोई मशीन चलाने के लिए सेल यूज कर रहे होगे। सपोज इतने सारे सेल यूज कर रहे हो एक बल्ब जलाने के लिए, तो जो यहाँ पे बल्ब लगा है वही प्रतिरोध के रूप में काम करेगा। अब बल्ब के प्रतिरोध को आपने किस चीज से दिखाया? कैपिटल R से दिखाया। फिर इसमें धारा भी बह रही होगी। धारा किस दिशा में बहेगी? आपको पता है सेल में प्लस वाला कौन होता है? जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है प्लस, छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस, छोटा माइनस। तो बड़ा वाला ये है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो प्लस वाले से करंट निकला I, फिर ये करंट ऐसे घूम करके जाएगा और किस में एंटर करेगा? माइनस वाले में एंटर कर जाएगा। ये कंप्लीट सर्किट है हमारा। दिख रहा है श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अगर पूछा जाए श्रेणी क्रम में जुड़ा है आपको परिभाषित करना, तो कैसे करोगे? जब सेल का माइनस सिरा अगले सेल के प्लस से, देखो ये वाला माइनस सिरा अगले सेल के प्लस सिरे से जुड़ा है और वही कंटिन्यू होता चला गया है। फिर दूसरे वाले का माइनस सिरा पहले वाले के प्लस से, जब ऐसे जुड़ेगा तो श्रेणी क्रम। और जब प्रत्येक सेल का प्लस सिरा प्रत्येक सेल के माइनस सिरे से जुड़े तब वो कहलाएगा समांतर क्रम। आपको डिराइव करना है कि इसका टोटल विद्युत वाहक बल क्या होगा या टोटल करंट क्या होगा। एक नया फॉर्मूला लाना है जिसमें I आए, E आए, स्मॉल r आए या कैपिटल R आए। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या फॉर्मूला आएगा? बहुत सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं आपका। हमें धारा निकालना है टोटल। अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो धारा निकल के तो E भी निकल जाएगा, R भी निकल जाएगा। कोई एक चीज निकाल लो पहले। करंट निकालने का फॉर्मूला हमने सिंपल सा क्या पढ़ा है आज तक ओम के नियम में? V बराबर IR। तो यहां से I कैसे निकालोगे? I निकालेंगे V अपॉन
ओम के नियम का। बार बार मैं ओम का नियम इसलिए कहता हूं क्योंकि मान के चलेंगे कि 10th तक हमने इसे अच्छे से पढ़ा है, ओम का नियम। अच्छा, यहां पे सेल की बात हो रही है तो V की जगह क्या आ जाएगा, E की बात आ जाएगा। और यहाँ पे दो प्रतिरोध हैं, एक सेल का अपना प्रतिरोध है, एक बाह्य प्रतिरोध है, तो R कभी सिंगल नहीं रहेगा, R की जगह आल्सो कौन आ जाएगा, स्मॉल r, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसमें बहुत सारे सेल हैं। तो नॉर्मली E का मतलब क्या होता है, सेल का विभव, सेल का विभव, और R का मतलब होता है जो भी R है नीचे, परिपथ का प्रतिरोध, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य। तो अगर धारा निकालना है तो विभव, सेल के विभव को और प्रतिरोध को आपस में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी आप पहले इस पूरे परिपथ का टोटल विभव पता करो, सेलों का विभव कितना है वो पता कर लोगे, फिर पूरे परिपथ का क्या पता करो, प्रतिरोध पता करो। जब वो भी पता चल जाएगा तो आपस में डिवाइड कर दो, जो आंसर आया वो क्या होगा, आपका धारा। ओके, तो धारा निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सेल का विभव, कुल विभव पता करना है हमें धारा निकालने के लिए। देखो ये सारे सेलों को जोड़ दिया, कुल विभव कितना होगा, सेलों का कुल विभव, विभव बोल लो या विद्युत वाहक बल बोल लो, विभव, सेलों का विभव E से दिखा लो टोटल, E बराबर कितना होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसे करते करते कितने बार गया है, n बार गया है। तो ये आ गया E1 प्लस E2 प्लस E3, E4 भी जरूरत नहीं कि आप दिखाओ, और डॉट 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 कितने टाइम्स गया ये, En टाइम्स गया है। आप इन सबको जोड़ दोगे आपस में। ओके, तो सेलों का विभव, विभव के बाद हमें और क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो वही चीज, सेलों का कुल प्रतिरोध, सेलों का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, बराबर, ये सिंपल आप कह सकते हो। प्रतिरोध कितने हैं यहाँ पे, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 R3 R4, कहाँ तक है, R तक, और सब श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है, 1/R1 1/R2 करके जुड़ेगा या सीधा जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में तो सीधा जुड़ता है। तो आंतरिक प्रतिरोध तो सिंपल जुड़ गया, और बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R। तो टोटल प्रतिरोध कितना है, टोटल प्रतिरोध है कैपिटल R प्लस, फिर इनको जोड़ दो आपस में, टोटल प्रतिरोध है कैपिटल R प्लस, फिर ये छोटे छोटे प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3, और डॉट 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 कहाँ तक गया, ये n टाइम्स तक गया है। हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें धारा निकालनी है I, और I निकालने के लिए सेल का विभव और सेल का प्रतिरोध निकालना चाहिए, जो हमने निकाल लिया है। अतः परिपथ में बहने वाली कुल धारा कितनी होगी, अतः परिपथ में धारा, परिपथ में धारा I बराबर कितना होगा, कुल सेलों का कुल विभव बटे सेलों का कुल, या फिर परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध। परिपथ में धारा बराबर सेलों का कुल विभव बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध। बस वैल्यू रख दो, आंसर आ गया, इतना सिंपल है ये। बट ये दो टाइप से हम करेंगे, अभी ये कंप्लीट नहीं है। सेलों का कुल विभव कितना है, E1 प्लस E2 प्लस E3 करके वो उतार लो, E3, और ये कितने टाइम्स गया है, n टाइम्स गया है। और परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 Rn, और हाँ कैपिटल R को हमने छोड़ दिया है, बट उसको लाना है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, टोटल करंट निकल के आ गया। लेकिन सिर्फ इतना नहीं करना है हमें ये मान के चलना है
क्या होगा यदि सबका विभव सेम हो, मतलब E1 की जो वैल्यू है वही E2 की हो, E3 की, मतलब एक का वैल्यू सपोज 4 वोल्ट है एक सेल का, और सपोज करो कि इस परिपथ में जितने भी सेल लगे हैं सारे कितने वोल्ट के लगे हैं, 4-4 वोल्ट के ही लगे हैं। तो उस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा, वही आपका रियल आंसर होगा, मतलब छोटा सा एक आंसर आएगा, ये तो काफी लंबा जाएगा। टोटल आंसर क्या आएगा, पहले इतना उतार लो जल्दी से, आप डायग्राम बना लो। देखो तब इसके बाद हम सपोज करते हैं कि सारे सेल सेम विभव के हैं, मतलब E1, E2, E3 सबका वैल्यू क्या है E। माना ये यदि सभी, या फिर सिंपल लिखते हैं, यदि E1 बराबर, E2 बराबर, E3 बराबर, मतलब सब सेम ही है, और डॉट 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 बराबर ये ना, सबका कितना है विभव, सॉरी E, मान लो कि सबका विभव कितना है E है, मतलब E1 की वैल्यू भी E, E2 की वैल्यू भी E, सबका E है। और वैसे ही अगर हम मान लें कि सबका आंतरिक प्रतिरोध R1, R2, R3 ना करके क्या हो, यदि R1 बराबर, R2 बराबर, R3 बराबर, Rn बराबर क्या हो, स्मॉल r, मतलब सबकी वैल्यू R, मतलब ये 2 ओम है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब 2। तो इस केस में क्या होगा, नया I कैसे आएगा, देखो तब धारा क्या होगा, I बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En, सबकी जगह पे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, और ये हो जाएगा E प्लस E प्लस E प्लस और डॉट 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 E, और कितनी बार जाएगा E, 9, N बार जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में लिखूंगा N टाइम्स, और नीचे R, एक तो बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R, प्लस R1, R2, R3 की जगह क्या हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस Rn, या फिर R, ये भी कितने टाइम्स गया, 9 टाइम्स, N टाइम्स, सॉरी। तो E को N बार जोड़ोगे तो कितना आएगा आंसर, ये आंसर आएगा N इंटू E, और R प्लस, और R को N बार जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, N इंटू R। तो आपको ये छोटा सा आंसर आ गया जो आपको याद रखना है। कैसे बोल रहा हूं मैं, समझो, जैसे 2 है ना, मैंने क्यों N कहा, जैसे 2 है, सबका आंसर 2 2 आ रहा है, और मैंने ये 2 को सपोज जोड़ा है 10 बार जोड़ा है, ये कितने टाइम्स जोड़ा है, 10 बार जोड़ा है मैंने N को। तो 2 को 10 बार जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 तरीके हैं, या तो 2 दूना 4 दूना 8 करके गिनो, या फिर सीधा करो 10 बार है और इंटू क्या है 2। वैसे ये N बार था तो N को आगे रखा और वैल्यू है E, तो ये आ गया। देखिए एक छोटा सा लास्ट कंडीशन इसमें क्या बन सकता है, एक नया केस, यदि सेल विपरीत क्रम में जुड़े हों। देखो ऊपर और नीचे वाले डायग्राम में क्या डिफरेंस है, ऊपर बहुत सारे सेल लिए थे, इस बार 2 सेल लिया है, बस 2 सेल, बाह्य प्रतिरोध अभी भी R है, बहने वाली करंट अभी भी I मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस सेल का क्रम देखो कैसे कैसे जोड़ा गया है। नॉर्मली श्रेणी क्रम में जोड़ा कैसे जाता है, पहले सेल का दूसरा टर्मिनल दूसरे सेल के पहले टर्मिनल से जुड़ता है। नॉर्मली हम इधर क्या करते थे, माइनस को प्लस से, फिर आगे माइनस को प्लस से जोड़ते थे, बट इधर क्या हो रहा है, माइनस माइनस से ही जोड़ रहा है। ऐसे कंडीशन में करंट क्या कहलाएगा, करंट की वैल्यू क्या होगी जब ऐसा रेयर कंडीशन आ जाए। पहली बात तो नॉर्मली ऐसे जोड़ोगे तो यूज ही नहीं हो पाएगा अच्छे से। देखो एक कंडीशन है, अगर दोनों सेल ना सेम वोल्ट के हैं, ये भी 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का है, तो ऐसी कंडीशन में परिपथ में धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, क्योंकि इधर से विभव देखो, इधर का विभव भी 1.5 वोल्ट, इधर का भी 1.5 वोल्ट, तो क्योंकि दोनों तरफ विभव समान है तो करंट कंफ्यूज रहेगा कि उसे जाना कहाँ है। करंट तो हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाता है, तो ये वाली कंडीशन सिर्फ तभी अप्लाई होगी जब 2 में से किसी एक सेल का विभव ज्यादा हो और दूसरे का कम। मान लिया 2 सेल है, पहले वाले को क्या नाम देते, E1 और दूसरे वाले को E2, और मान लेते हैं इस कंडीशन में
पहले वाले सेल का विभव क्या है, ज्यादा, और दूसरे वाले का क्या है, कम। E1 बड़ा है और E2 छोटा है, तो करंट कहां से निकलेगा, E1 से निकलेगा और किस तरफ जाएगा, E2 की तरफ। देखो ये वाला केस पॉसिबल है, सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एक बड़ा हो सेल, एक ज्यादा विभव वाला हो, एक कम विभव वाला हो। बस इस आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। क्या कह रहे हो, अब इसमें जो कम विभव वाला है ना, वही नेगेटिव का काम करेगा। हम तुलना करके चल रहे हैं यहाँ पे। अब कम विभव वाला ही नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा और ज्यादा विभव वाला पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा। टोटल करंट कितना हो जाएगा, I बराबर, जैसे कि बहुत सारे थे तो हमने E1 E2 जोड़ा आपस में, इसमें कितने हैं, 2 ही हैं, E1 E2। जब कभी इस क्रम में जुड़े हों तो सेल का कुल विभव या परिपथ का कुल विभव कितना हो जाता है, E1 माइनस E2। जब ऐसे हो तो परिपथ का कुल विभव E1 माइनस E2 हो जाएगा और प्रतिरोध उतना ही रहेगा। सपोज इसका प्रतिरोध कितना है, मान लो कि दोनों का प्रतिरोध कितना है, R है, सपोज दोनों का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध तो सेम ही होगा, R प्लस NR। 2 बार है तो R प्लस 2R हो सकता है, ठीक है, या फिर अलग अलग है, R1 R2 है तब भी लिख सकते हो R1 प्लस R2। तो ये एक लास्ट केस है, जब दो सेल विपरीत क्रम में जुड़े होते हैं तो विभव को घटा दोगे, बाकी एज इट इज रहेगा। तो एक लास्ट केस ये वाला भी नोट डाउन कर लो, ये इतना ही है।